पिछले महीने ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था। एनी कंट्री और अ पर्सन हु बाइज एनी अमाउंट ऑफ ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम ईरान will be subject to immediately secondary sanctions. They will not be allowed to do business with the United States of America in any way, shape or form. ये उन्होंने पिछले बार किया था। अब उन्होंने 2019 में दी इंक्रीज यूएस एनफोर्समेंट सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, ठीक है, और सैंक्शन ईरान पे है। अब उनका जो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ये उसी को सारी एजेंसीज कोट कर रही है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल एक गोदी मीडिया नहीं है, वो बहुत अभी पत्रकारिता को जिंदे रखा है। वहां का उन्होंने कहा कि अमेरिकन सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो अडानी का मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, वो और पर्शियन गल्फ के बीच ईरान से एलपीजी का आने का उनको संदेशा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो बैंड है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड मिले हैं, जो वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल सब सैटेलाइट से सब पता पड़ जाता है आशीष, जो निकल रहे हैं जहाज, जो टैंकर्स निकल रहे हैं, वो पर्शियन गल्फ होते हुए सीधा मुंद्रा पोर्ट पे पहुंच रहे हैं। वो ईरान का क्या माल लेके आ रहे हैं? हमें ये खबर है, उनके पास एक कंफर्मेशन है करीब करीब कि वो जो ला रहे हो एलपीजी साथ में। कई बार क्या होता है कि जो ओरिजिन होता है, हम जब शिपमेंट लेते हैं, कोई भी जहाज चलता है, तो वो जहाज किस देश का है, उस देश का फ्लैग बीरर होता है जहाज। यदि इंडियन कंपनी का जहाज है तो इंडियन फ्लैग, ठीक है। फिर जहाज क्या कार्गो ला रहा है और ओरिजिन ऑफ द कार्गो क्या है, और फाइनल डेस्टिनेशन। इन्होंने वहां से ओरिजिन ऑफ कार्गो दिखाया होगा ईरान का, फाइनल डेस्टिनेशन किसी और जगह दिखाया होगा, और रास्ते में टैंकर में से माल इधर से उधर गया। ये भी मैं आपको बताऊंगा शुद्ध हिंदी में, देसी भाषा में। या कुछ जगह पे टेक्निकली सिग्नल गायब कर देते हैं ताकि ट्रैक करने वाला भूल जाए कि ये तो इधर जा रहा था, ये इधर कैसा आ गया। अब शिपमेंट कैसी बीच सी में चेंज होती है। सपोज एक जहाज निकला, ईरान से निकला साउथ कोरिया के लिए या नॉर्थ कोरिया कोई दिखा, जहां अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं मानते, वो वहां से निकला, तो ओरिजिन है ईरान पोर्ट, डेस्टिनेशन है फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो भी है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, हो गया। तो अमेरिका, बीच में टैंकर एक जगह रुक के वो टैंकर से दूसरे टैंकर में माल लोड होता है। एक जमाने में क्या था, जब मैं इंदौर में पत्रकारिता कर रहा था, तो इंदौर की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उस जमाने में ट्रकों को ऑल इंडिया परमिट बहुत कम मिलते थे। किसी को सेंट्रल जोन का परमिट होता था, किसी को साउथ जोन का परमिट होता था, किसी को ईस्टर्न जोन का परमिट होता था, किसी को नॉर्दर्न जोन का परमिट होता था। तो ज्यादातर दक्षिण से जो माल आता था, वो ट्रक इंदौर में खूब बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, वहां रुकते थे, और वहां उनका लाइसेंस का लिमिट खत्म होता था। तो फिर नॉर्थ के जो ट्रक आते थे इंदौर तक, जिनकी आने की परमिशन थी, वो वहां आके वो माल पलटी लेते थे। उसको बोलते थे ट्रक पलटी करना, इस ट्रक का माल उस ट्रक में डालना। या कई बार आप देखते होते किसी ट्रक का एक्सल टूट जाता है रास्ते में, अब उसको रिपेयर होने में बहुत टाइम होता है, तो दूसरा ट्रक आके उसमें से माल पलटी करता है। तो अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऐसा लग रहा है कि ये माल रास्ते में पलटी होके, मतलब मूर्ख बना के ये मुंद्रा पोर्ट में उतार रहे हैं। अडानी सेठ ने हमेशा की तरह मना किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अडानी ने मना किया, अडानी जी ने हमेशा के लिए मना किया।
क्योंकि अडानी जी कोई गलत काम करते ही नहीं। दुनिया को गलत लगता है, इसमें अडानी जी कुछ नहीं कर सकते। अडानी जी का मोटो पैसा कमाना है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे को तो पता भी नहीं हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अडानी जी के लिए तो कई चीजें पता ही नहीं होती। और जब आपने वो निर्लज्जता की लोई ओढ़ी ली है, चद्दर ओढ़ ली है, तो फिर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको भारत सरकार आपके साथ है। तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस हो सकते हैं। फिर उसको क्या करेंगे, वो अडानी को पूर्ण रूप से ब्लैकआउट करेंगे। जहां जहां अमेरिका के दोस्त है, वो अमेरिका वो अडानी को ट्रेड ब्लॉक करेंगे उसका, सेकेंडरी सैंक्शन से। तो ये तो एक बात हुई। अडानी जी ये काम नहीं कर रहे होंगे, इस बात पे मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि इन्हीं अडानी पे आरोप है कि इन्होंने वहां से बिजली घर बनाने के लिए जो माल मंगाया बाहर से, उसका ओवर बिलिंग किया। ईडी का बाकायदा सेबी को एक नोट था, और वो ओवर बिलिंग करके जो पैसा दुबई में या यूएई में था, वो पैसा वहां से उन्होंने कैसा मॉरिशस शिफ्ट किया, और पैसा मॉरिशस से फिर कैसा री इन्वेस्ट करके आ जाता है। और एक कोयले का मामला हुआ कि कोयला इंडोनेशिया से निकलता है, कोयले को चेन्नई के लिए जाना होता है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट उसका बायर है उस कोयले का। तो इंडोनेशिया से निकलता है एक सर्टिफिकेट लेके, और वो सर्टिफिकेट बोलता है कि ये कोयला सी ग्रेड का है। उसके बाद वो कोयला आता सीधा इधर है, क्योंकि कोयले पे बैन नहीं है, इंडोनेशिया पे बैन नहीं है कि कोई मॉनिटर नहीं करता। कोयला सीधा आता है तमिलनाडु इंडोनेशिया से, लेकिन इसका बिलिंग होता है इंडोनेशिया सिंगापुर, सिंगापुर इंडोनेशिया हांगकांग, हांगकांग चेन्नई। तो जो बिल सिंगापुर के कंपनी को गया, जो अडानी की कंपनी है, उसमें मलेशियन कंपनी ने बता दिया कि ये सी ग्रेड का कोयला है, लेकिन वो बिल बदलता है सिंगापुर में, और वो कोयला ए ग्रेड का बनके चेन्नई आता है। तो ये जो पलटी मारने वाले काम है, ये अडानी जी के खाते पे कई जगह है, कई जगह है। हालांकि वो आरोप लगाती है नहीं, एक बगैर तो गुजरात के गवर्नमेंट ने ही 3,000 करोड़ मांगे थे इनसे, आपने ओवर बिलिंग किया 3900 करोड़, 39 करोड़। बताओ, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए ये जब कुछ मना करते हैं तो उसमें कुछ है। अमेरिका के में भी ये मना करते, लेकिन अमेरिका में तो वारंट है, जाके फेस करे फिर कोर्ट केस। यदि आप पाक साफ हो तो जाके फेस करे कोर्ट। हमारे देश में तो नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के लिए इतनी जगह छोड़ी है कि जो अमेरिकन कंपनियां भारत में रिश्वत देके ऑर्डर ले रही थी, उनके ऊपर जब केसेस चले तो उन्होंने ये एडमिट किया कोर्ट में। एक कंपनी ने कहा कि हमने एचएएल में बहुत ज्यादा रिश्वत देके काम लिया, एक ने कहा हमने इंडियन रेलवे में रिश्वत देके काम लिया, और एक कंपनी ने कहा हमने अथा रिश्वत दी इंडियन ऑयल को और हमने काम लिया। उन तीनों ने रिश्वत देना माना है और वहां पेनल्टी दी है, लेकिन भारत सरकार ने अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि इन अमेरिकन कंपनियों को जब वहां उन्होंने कहा कि हमने रिश्वत दी तो यहां क्यों नहीं दी। एक बोफोर्स में स्वीडन की कंपनी ने कहा कि हमने ऑर्डर के लिए रिश्वत दी, और राजीव गांधी का पॉलिटिकल करियर नब गया। हाँ। यहां 3 कंपनियां कहती कि हमने रिश्वत दी, और मिलियंस ऑफ डॉलर में दी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि मुझे लगता है जब खीरा कटा होगा तो ऊपर तक बटा होगा। तो ये भ्रष्टाचार रहित इमेज है मोदी जी की, कि प्रूफ सामने है, देने वाला बोलता है मैंने दिया, लेकिन मोदी जी नहीं मानते कि मेरे आदमी ने लिया। तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि ये सैंक्शंस, मैं बता रहा हूं, यदि ये प्रूव हो गया, इसका इन्वेस्टिगेशन यदि अडानी जी के खिलाफ चला गया,
तो फिर अडानी जी के लिए वर्ल्ड ओवर से काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ। और भारत सरकार को यदि उन्होंने कहा कि अडानी हमको चाहिए, तो भारत सरकार कैसा नहीं देगी अडानी, ये बड़ा सवाल है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है प्रोसिक्यूशन में। एक तो ये इशू हो गया, मैंने पूरा बता दिया आपको कैसा होता है। हाँ। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, हाँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनको दोस्त नहीं मानता। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि दोस्ती बाद में, पहला मेरा देश। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी दोस्ती पहले, भाड़ में गया देश। ये वो कहते नहीं, लेकिन उनके एटीट्यूड से तो ऐसे ही लगता है। नहीं तो कोई भी प्रधानमंत्री कबड़ा विमान अमेरिका से लाने की बात करके नहीं आता और यहाँ अपना महिमा मंडन नहीं करवाता कि हमने बड़े, अमेरिका हमको अद्ययावत प्लेन देने वाले हैं, मोस्ट मॉडर्न। अरे एलन मस्क वहां का आदमी कहता है कि ये कबड़ा है। उसके बाद जब हमको मिडिल ईस्ट से तेल मिल ही रहा है, रशिया हमको तेल दे रहा है, तो हम इतने कमजोर पड़ गए कि हमने रशिया से तेल मार्च के बाद लिया नहीं, क्योंकि हमको टैंकर नहीं मिले आशीष। हाँ। हाँ। हमारी औकात ये नहीं कि हम टैंकर से तेल लाए। दूसरी बात, अमेरिका से हम युद्ध साहित्य लेंगे, अमेरिका से हम सब कुछ करेंगे, अमेरिका वो माल पाकिस्तान को भी बेचेगा, वही माल हमको भी बेचेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये सारा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अडानी जी को कहीं ना कहीं वहां रिलीफ देना है। और उनको एक बात पता पड़ गई कि किस राक्षस की जान किस तोते में है। अब इसमें राक्षस कौन है और तोता कौन है, मैं जनता पे छोड़ देता हूं, दर्शकों पे। तो वो बराबर समय समय पे टेटुआ दबाता है। गौतम अडानी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम कोई रिलीफ नहीं है अमेरिका से, और गौतम अडानी को रिलीफ देने के लिए हमारा देश कुछ ही हद तक जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। उन्होंने एक नया सुरसुरा और छोड़ दिया। आप कहते हो ना कि उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया, उसने तो 11 बार बोला कि मैंने सीज फायर करवाया, अफिडेविट देके बोला। एक दिन यही कहेंगे कि हम अमेरिका को धन्यवाद देते कि उन्होंने सीज फायर करवाया। ये वक्तव्य भी आएगा सरकार से, इसमें कोई ये नहीं। और लोगों को लगता होगा कि यार जब ये वक्तव्य आगे पीछे आएगा तो फिर हमारे जयशंकर क्या करेंगे। जयशंकर तो यू टर्न लेने में माहिर है। वो जो सुबह बोलते वो शाम को मना करते, और दोपहर में एक उसमें जिलेबी और बना लेते। तो कुल मिला के अडानी के चलते, अडानी के खंधे से बंदूक, टारगेट भारत, क्योंकि टारगेट मोदी है। सीधी सीधी बात, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, अमेरिका ये देने को तैयार, ये देने को तैयार, ये देने को तैयार। अरे मांग कौन रहा था? जरूरत किसकी थी? हमें नहीं थी अमेरिका के प्लेन की जरूरत। हमारे सुखोई ने F-16 गिरवा दिया था, छोड़ दीजिए उसको। तब तो राइफल भी नहीं आता जब F-16 गिरा था, तो छोड़ दिए उसको। तेल अमेरिका देगा, बाकी चीजें अमेरिका देगा। और ये कौन सा डील है? तुम अमेरिका से फेवरेबल डील की बात करते हो, और अमेरिका ने फिर भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पे ड्यूटी बढ़ा दी। वो रगड़ रहा है हमको। वो सरेंडर हो रहा है कनाडा पे, वो सरेंडर हो रहा है मैक्सिको पे, वो चाइना के साथ डील कर रहा है अपनी। चाइना ने कहा तुम 100%, हम 150%, 150, 250। क्या कर रहे हैं हम? अब उसने स्टील और इस पे बढ़ा दी ड्यूटी। क्या इंडियन सरकार की तरफ से निषेध हुआ है? एक शब्द कहीं से गवर्नमेंट से? क्या अमेरिका अपने जीवन भर का घाटा क्या सिर्फ इंडिया से ही पूरा करेगा क्या? मतलब अंग्रेज जैसे थे कि कॉटन इंडिया में बनता था और कपड़ा अमेरिका लंदन से बन के आता था।
इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसका मेजर जो इम्पैक्ट है, मतलब वो भारत वाज वन ऑफ द बेस्ट ग्राहक फॉर देम। इतना बड़ा कंज्यूमर कहीं नहीं था उनके पास। रॉ मटेरियल भारत से जाता था, फिनिश गुड बन के आता था, और हम ही ऊंचा रेट देते थे, क्योंकि हम तब उनके अंडर थे, गुलाम थे। क्या फिर से अमेरिका के नीचे हम गुलाम होने जा रहे हैं? मुझे 0% टेरिफ पे मुझे डर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है। मेरे देश के किसान रास्ते पे आ जाएंगे यदि अमेरिका का सोयाबीन और गेहूं मार्केट में उतर गया। हम कैसा बचा पाएंगे? अमेरिका के दादागिरी के सामने WTO क्या हो गया? मुझे आज क्या WTO करते थे हम? जेनीवा कन्वेंशन की बात करते थे। क्या है WTO? मतलब तुम किसानों को सब्सिडी दो, बल्क में माल बनाओ और यहां डंप करो। हम सब्सिडी दे तो भी गुनहगार, किसानों को नहीं बचा पाएंगे हम। क्या करेंगे? हम कूड़ादान बनेंगे क्या? हम अमेरिका का कूड़ादान बनेंगे क्या? और ये सारा करने के लिए, एक सेकंड मैं उसी पे आ रहा हूं, ये सारा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या था इस देश में जो मोदी जी के पीछे देश खड़ा नहीं था? इंदिरा जी के समय का दे भारत और आज का भारत जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए नहीं कि 2014 से ही, इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव गांधी का एरा आया, कंप्यूटराइजेशन आया, सॉफ्टवेयर आए, हमारा निर्यात बढ़ा, हम अपने सस्टेनेबल हो गए, हम हमारे ग्रेस में हम सबसे बड़े वेजिटेबल के प्रोड्यूसर हो गए वर्ल्ड में। निरंतर प्रगति चल रही है। वो प्रगति राजीव गांधी के समय हुई, अटल जी के समय हुई, बीच में जो फेज आया देवगौड़ा वगैरह, लेकिन सरकारें बदलती रही लेकिन देश चलता रहा। फिर अटल जी का स्वर्णिम समय आया, उसके बाद यूपीए का समय आ गया, जो डिरेल हो गई थी इकोनॉमी उसको फिर वापस लाए। तो देश तो आज बहुत अच्छी स्थिति में है कंपेयर टू इंदिरा जी की स्थिति में। तब इंदिरा जी आज से गए गुजरे हालत में देश होते हुए भी इंदिरा जी आंखें दिखा के व्हाइट हाउस को ललकार के निकाल सकती है, और भी अमेरिका जाके या बिहार में रह के पाकिस्तान को नहीं धमकाते, व्हाइट हाउस में जाके धमका के आई थी। बांग्लादेश के जन्म के समय अमेरिका लगातार प्रेशर ला रहा था, लेकिन नहीं, तोड़ दिया, क्योंकि तब इंदिरा जी के पास कोई उद्योगपति नहीं था जो अमेरिका में अटका था। और इंदिरा जी के लिए भारत की अस्मिता और भारत का मान सम्मान ये सर्वोच्च था। यहां हम वहां इसलिए गिड़गिड़ाते हैं क्योंकि हमारे हाथ पत्थर के नीचे है। और आपने कहा कि वो भारत को टारगेट कर रहा है, वो मोदी जी को टारगेट कर रहा है, मोदी जी वो सारा टारगेट भारत के नाम पे खपा रहे हैं। मोदी जी ने बोलने के बाद उनको मिलने नहीं गए। उसने वहां पे चुनाव के दौरान बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि माय डियर फ्रेंड मोदी इज कमिंग टू मीट मी, और ये गए नहीं। वो अपमान उसको बुरी तरह से अभी वो आहत है उससे। तो ये व्यक्तिगत आपकी, तो उसके लिए पूरा देश सफर हो रहा है। और उनको एक पॉइंट मिल गया, उनको एक पॉइंट मिल गया अडानी। उनको समझ में आ गया कि इसी अडानी के लिए वो श्रीलंका में डील करवाते हैं। ये अपने उद्योगपतियों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे अनिल अंबानी के चक्कर में यदि मैं कहूँ राफेल का डील हुआ तो लंका में हो, बांग्लादेश में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ऑस्ट्रेलिया, अडानी जी को भी मदद करनी है, साउथ अफ्रीका, केनिया, जहां जाओ। तो फिर एक आदमी को बचाने के लिए देखिए होता क्या है आशीष, यदि आपको किसी की कमजोर नस मिल गई तो आप वो नस इसलिए दबाओगे कि आगे वाले को नचाना है। तो अडानी जी अभी तक तो फसल ही काट रहे थे। अब अडानी जी को सत्ता से नजदीक होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कितना भी ट्रेड डील उनके सरप्लस में हो, अडानी के केसेस बनने होंगे। क्योंकि वो ये कमजोर नस हमेशा बनी रही। हाँ, ये है कि नस रखे रहे परमानेंट। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अडानी जी के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर का पैसा नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है।
अपना LIC आजकल दे रहा है दबा के उनको, हाँ पूरा का हाँ पूरा उनका सब्सक्राइब करा, 5,000 करोड़ चाहिए अडानी जी को, ये ले लीजिए, ठीक है। वो उनको उसकी चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि ये दिमाग खराब हो गया उस दिन मेरे को उठा के ले जाएगा इंडिया से, हम्म, वहां अरेस्ट करवा देगा। और वो भी अरेस्ट नहीं करता, सिर्फ डर दिखा के रखा है कि ये एक पड़ा है साइड में हाँ ब्रह्मास्त्र, हम्म, बीच बीच में वो ब्रह्मास्त्र चेक करता है, ठीक है कि नहीं, अपने हम्म, तूनीर को बाण निकाल के है, वो बाण को हाथ लगाता है, इधर घबराहट हो जाती है। मैं थोड़ा इसका डिटेल बता दूंगा 5,000 करोड़ के। हाँ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, हम्म, APSEZ हम्म, कंपनी का नाम है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 5,000 करोड़ रुपए के 15 साल बाद मैच्योर होने वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हम्म, शेयर्स एंड डिबेंचर्स दो होते हैं शेयर मार्केट में, तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नहीं, शेयर में होता है आशीष, जैसा कंपनी को प्रॉफिट मिलता है वैसा आपको डिविडेंड मिलता है, लेकिन ये जो डिबेंचर्स होते हैं इसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर दो टाइप के होते हैं कि एक डिबेंचर 15 साल का होता है, तो आपको 15 साल के बाद या तो उसकी वही कीमत मिलेगी या उसका जो इंटरेस्ट के साथ जोड़ के मिलेगा, या कन्वर्टेबल डिबेंचर से होते हैं कि 15 साल बाद ये इतने शेयरों में कन्वर्ट होंगे। हाँ तो ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, और ये 5,000 करोड़ के इन्होंने निकाले थे, है ना, ये इशू निकाला था, और इसको वहीं के वहीं अकेले LIC ने 5,000 करोड़ के ये डिबेंचर्स खरीदे। अब ये जो पूरा पैसा है, द प्रोसीड्स विल फंड अ प्रपोज्ड बायबैक, हाँ, ये जो पैसा ले रहे 5,000 करोड़ का, ये उनको जो पुराना पैसा लिया था अमेरिकन डॉलर में, US डॉलर बॉन्ड्स थे, अब वो बॉन्ड्स मैच्योर हो गए होंगे, अब वो बॉन्ड्स के पैसे देने होंगे, तो ये उधर की सर खाली हो गया, तो इधर की टोपी उधर पहनाई 5,000 करोड़ की, उसके ठीक है। बावजूद तो तो कीमत सरकार आपको ने पैसा दिया। LIC 5,000 करोड़ रुपए देता है, आपको पावर फाइनेंस कारपोरेशन पैसा देता है, 10,000 आपको करोड़ सारी राष्ट्रीयकृत बैंक पैसा देती है, आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ गेम करते हो तो SBI जाती है बेचारी फंड करने। ये बात अलग है कि अडानी जी कहते हैं कि बाबा मैं भारत सरकार से कुछ पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं लेता। वो क्या है, एक एक बार बाबा रामदेव जी को हमने कहा, 3-4 किसी बड़े पत्रकार के मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी, संयोग से उस समय मैं उनके चैनल में पैनलिस्ट करके जाया करता था, तो मुझे बुलाया गया, तो 3-4 पत्रकार थे, तो रामदेव बाबा आ गए, तो रामदेव बाबा से हंसी मजाक होने लगी। तो किसी ने कहा कि रामदेव बाबा भी हमको बेटा बेटा बोलते थे, लेकिन जब से 2,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, इनने बेटा बोलना छोड़ दिया। तो रामदेव बाबा कहे कि अरे दुष्ट, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। मैंने बोला रामदेव जी, पैसे को हाथ वो लगाते हैं जिनको 10,000 15,000 गिनना होता है, 1 लाख गिनना होता है, जिनको करोड़ों गिनना होता है उनके लिए तो मशीनें लगी रहती है, तो पैसों को हाथ कहाँ से लगाओगे आप। तो ऐसी स्थिति है। तो अडानी जी ने भी कहा कि मैं सरकार से पैसा नहीं लेता, तो जहां जहां से LIC से सरकार से कोई लेना देना नहीं, पावर फाइनेंस कारपोरेशन से सरकार से कोई लेना देना नहीं, जितना आपका एक्सपोजर है, जितना आपने नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत राष्ट्रीय बैंकों से लिया है, वो पैसा किसका है भाई, अरे हम लोगों का ही है। वो जब बैंकों को पैसा चाहिए होता तो सरकार उनको बेल आउट पैकेज देती है, वो पैकेज कहीं और से नहीं आता। कोई वित्त मंत्री ने अभी तक, वो दिन चले गए आशीष, आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ और सरकारें बनी तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां दान की। आज की डेट में लोग सरकार में आने के बाद प्रॉपर्टियां बनाते हैं, दान नहीं करते। 5 स्टार होटल्स बनते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं। कल तक सब्जी का काम करने वाला आदमी
एकड़ों में उसका बंगला होता है नासिक में, वो जेल भी काट के आता है और फिर मंत्री बनता है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में। छगन भुजबल की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने ऐसे मतलब हमारे मुझे अच्छा भी लगता है कि भाई चलो, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, क्रैकर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा पेट्रोलियम क्रैकर कॉम्प्लेक्स। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मुझे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी टेम्पो चलाया करते थे पहले। अब ये एकनाथ शिंदे सारे क्या उदाहरण है तो ये मोदी जी बताने के की होते हैं, जरूरत नहीं है। तो सारे ऐसे उदाहरण ही मोदी है। जी तो के। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो सारे उदाहरण हैं आशीष, इस उदाहरण में मुझे मुझे एक नाना पाटेकर का, एक मैं अभी क्लिप देख रहा था। नाना पाटेकर स्टेज पे थे, लोकमत का शायद कार्यक्रम था। दर्डा जी भी दिखे मेरे को नाना के साथ बैठे हुए, और देवेंद्र फडणवीस भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे। तब नाना पाटेकर ने कहा देवेंद्र फडणवीस को कि अरे बाबा, मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मुझे 30 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तुम्हारा 18% जीएसटी हर जगह में देता हूं, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पे रेड होती है। यार, एक कारपोरेटर बनते से ही वो अब्जोपति बन जाता है, उस पर रेड क्यों नहीं होती? ये मुझे कभी तक कब समझाओगे तुम दोनों? और दोनों नीचे मुंडे करके बैठे हुए हैं। बोले मैं तो विधायक और सांसद की बात ही नहीं करता भैया, कारपोरेटर करोड़पति बन जाता है, ऐसा क्या है 5 साल में उसको करोड़पति बन जाता है? क्या करते हो इतना पैसे का? तो कुल मिलाकर ये देश से पैसा नहीं लेते, ये सारा चीजें करते हैं। और यदि यही किसी कांग्रेस के सिंपथाइजर का या कांग्रेस के नेता का या कांग्रेस के प्रति अच्छी भावना रखने वाले का पोर्ट होता, तो ड्रग उस पोर्ट पे उतरने पे अभी तक सलाखों के पीछे रगड़ रहा होता। ये अंधभक्त, और यदि मैं ये मूर्ख ये शब्द यूज करूं तो प्लीज कृपा करके बुरा मत मानिएगा, ये स्वदेशी मूवमेंट वाले, ये सब संघ और बीजेपी के लोग हैं। आपकी सरकार है, क्यों नहीं चाइना बैन करते आप? लोगों को बोलते कि चाइना की चीजें मत खरीदो, सरकार को क्यों नहीं बोलते कि चाइना की चीजें मत आने दो? ये जो गाड़ियों में घूम रहे ना आप, चाहे टाटा की हो, चाहे महिंद्रा की हो, चाहे सुजुकी की हो, चाहे फोर्ड की हो, इस गाड़ियों की डिलीवरी अगले महीने से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो चिप बनती आती है वो चाइना ने नई इंपोर्ट पॉलिसी के तहत उस चिप को, आपके शिपमेंट खड़े हैं, इतनी खानापूर्ति हो रही वहां पे, तो आप गिड़गिड़ा रहे हो। उन्होंने बल्क ड्रग नहीं दिए तो हमारे यहाँ दवाइयां बनना बंद हो जाएगी। तो यथार्थ के धरातल पे उतर के काम करो। जबरदस्ती चीन दुश्मन है हमारा, उनकी चीजें नहीं खरीदो, और इनको क्या लगता है चीन माने सिर्फ गणपति की मूर्तियां और दिवाली की लड़ी है क्या? चीन हाई एंड में इतना घुसा हुआ है कि इसके बगैर आप चल नहीं सकते। असली चीज वही क्योंकि है हमारे यहाँ सिर्फ मेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सो जा इंडिया, खड़ा हो जा इंडिया, इधर जा उधर जा इंडिया, 2 टाइम खा इंडिया, 1 टाइम सो इंडिया, बस ये घोषणाएं होती है। आत्मनिर्भर भारत घोषणा होती है, मेक इन इंडिया घोषणा होती है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत जो तेजस बन रहा है वो हमारे एयरपोर्ट की चीफ कहते हैं कि अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ये कभी मिलेगा हमको। ये वस्तुस्थिति है, यथार्थ के धरातल पे रखो, जियो, सपने मत बेचो लोगों को यार। हर आदमी मनमोहन देसाई हो गया है। मनमोहन देसाई आपको 3 घंटे के लिए बुलाता था, बोलता था कि 3 घंटे में जो दिखाता हूं देखो, हंसो, मजा करो, चले जाओ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आपने लोगों को बोल दिया कि चीन का ये करो वो करो। अरे क्या, आपके लिए मजबूरी है चीन, क्योंकि आपने सिर्फ मंदिरें बनाए, आप मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो, और चीन रेयर मेटल ढूंढता है। ये प्रॉब्लम है हमारे और चीन में।